नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, ज्ञानी लोग बताते हैं प्रेतात्मा जो होती है ना, जब उनमें शक्ति आ जाता है, पावर आ जाता है, ये सब में नहीं होता है। लेकिन जो प्रेतात्मा शक्तिशाली होती है वो आपके सामने भी आ सकती है। आप उसको पहचान नहीं सकते हैं। आपकी वो दोस्त बन सकता है, बन सकती है। आपके साथ वो घूमने फिरने जा सकती है। आपको जरा भी महसूस नहीं हो सकता है कि जिसके साथ हम दोस्ती किए हुए हैं, जिसके साथ हम घूम फिर रहे हैं, वो इंसान है या प्रेतात्मा। आप उसमें रत्ती भर फर्क ढूंढ नहीं पाओगे जब तक वो प्रेतात्मा आपको अपनी असली रूप नहीं दिखा सकती। तब तक आप अनजान बने रहोगे। आपको लगेगा कि वो तो मेरी दोस्त है, ये तो मेरा यार है भाई, ये भूत प्रेत प्रेतात्मा कैसे हो सकता है। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर कुछ ऐसी ही कहानी आज की है। ये कहानी हमें भेजे हैं दिल्ली के रहने वाले अशोक जी। जवानी की उम्र की ये कहानी है। अब तो उनकी उम्र लगभग 62 साल की हो चुकी है। जब ये कुंवारे थे, टेलर मास्टर का काम करते थे। इनके जो भाई थे, बड़े भाई और खुद अशोक जी टेलर मास्टर का काम करते थे। उनका पिता का टेलर मास्टर का दुकान था। पहले दुकान उनके पिता ही संभालते थे। हाँ, दोनों भाई अब वहाँ पर काम धाम सीखते थे, उनकी मदद करते थे। ज़्यादातर वो काम लेडीज़ का ही करते थे। लेडीज़ का ही सब कपड़ा लत्ता सिलने का और सब कुछ उनको आता था। दोनों भाई भी इसी काम में अब सीखने लगे थे। हाँ, धीरे धीरे करके समय गुजरता जा रहा था। इसके बाद जो उनके अशोक जी के पिता थे, एक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। अच्छा खासा काम था, अच्छा खासा इनकम था, लेकिन अब बीमारी जब पकड़ लेती है ना, बहुत पैसा खर्च होता है। लास्ट में अब ये भी हो जाता है कि वो जो दुकान था, मकान था उनका, सब कुछ बेचना पड़ता है। लेकिन फिर भी अशोक के पिता बच नहीं पाते। सब कुछ लुटा पिटा करके अशोक और उनके भाई अब अपने पिता के याद में खोए हुए थे कि देखो, हमारे पास जब पिता थे तो सब कुछ था। माँ तो उनको पहले ही उनको छोड़ के जा चुकी थी, लेकिन अब पिता का सहारा भी अब उनसे छीन चुका था। घर बार भी छीन चुका था, दुकान भी छीन चुका था। किराए के मकान में एक कॉलोनी में आ गए थे। अब जब इतने पैसे खर्च हुआ, कुछ कर्ज भी उन पर चढ़ चुके थे। कर्जदार जो थे अपने पैसे का तकादा कर रहे थे। टाइम दे रहे थे अशोक के भाई अभी हमारे पास में कुछ नहीं है, समय आने दो, इसके बाद हम धीरे धीरे करके कर्जा चुका देंगे। कई लोग जो थे मान भी जाते थे कि चलो, इन पर विपत पड़ा हुआ है, विपता आई हुई है, चलो थोड़ा सा अब डिले कर लेते हैं, बाद में हम ले लेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे थे कि भाई, हमने समय पर पैसा दिया, अब हमारा समय पर पैसा लौटा दो। लेकिन करे क्या? गांव में भी कुछ ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी और उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। अशोक और उनके बड़े भाई, अशोक के बड़े भाई शादीशुदा थे, पत्नी थी उनकी, लेकिन बच्चा उच्चा अभी कोई हुआ नहीं था। शादी को मात्र अभी 3 साल ही हुआ था और तब तक ये सब घटना घट चुकी थी। किराए के घर पर आ चुके थे दोनों भाई, भाभी के साथ में अशोक जी। अब वहाँ पर काम धंधा के तलाश में नए सिरे से सबको शुरुआत करना था। अब नौकरी की तलाश में लग जाते हैं टेलर मास्टर की दुकान पर, फैक्ट्रियों में। लेकिन वहाँ पर कर्जे वाले जो थे ना, उनका पीछा नहीं छोड़ते। उनको पता लगता था कि अशोक भाई यहाँ काम कर रहा है, अब चलो, तगादा करते थे। अब अच्छी भली जो काम धाम उनका चल रहा था, वहाँ पर शोर शराबा हंगामा। और उस दुकान का मालिक कहता, भाई ऐसे लपटे हमें नहीं चाहिए, तुम्हारे पास तो रोज़ रोज़ पैसा मांगने वाले आते हैं, तुम और कहीं जाके देखो भाई, और कहीं जाके काम करो। उस मार्केट में जहाँ भी जाते थे वो लोग सूंघते हुए, ना जाने उनको कैसे पता लग जाता था। आकर के शोर शराबा, कभी कभी तो बड़े भाई पर हाथ भी उठा देते थे। शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, ऊपर से बेइज्जती इतनी होती थी, नौकरी की नौकरी चली जाती थी। अब अशोक और उनके बड़े भाई बहुत परेशानी के हालत में रहने लगे। जहाँ पर कॉलोनी में वो किराए के घर पर रहते थे, अब एक रात को सलाह करने लगे कि हम लोग करें तो क्या करें। अब इधर जो अशोक के बड़े भाई थे, चिंतन मंथन में पड़े हुए थे कि हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, कर्जा कैसे हम चुकाएंगे।
तब जो उनकी पत्नी थी उन्होंने कहा कि आप किसी और के पास में नौकरी करने क्यों जाते हो, आप लोग तो कारीगर हैं, तो ये जो सिलाई विलाई का काम है अपने इसी घर पे कर लो, अब यहीं पर अपना काम को शुरुआत कर लो, फैक्ट्री में जाओ और माल वाल वहाँ से लेके आओ, और बेशक लेबर रेट पर मिले लेकिन अपना काम तो चलना शुरू हो जाएगा ना। ये बात तो बड़ा सही लगी थी, अशोक को भी समझ में आया था। भाभी पढ़ी लिखी थी और अच्छे, अब एक तरह से उनको बात भी बता रही थी, पसंद आ गया दोनों भाई को। अशोक के भाई, बड़े भाई तो बहुत खुश हुए अपनी पत्नी के बात सुन करके। और फिर अगले दिन एक फैक्ट्री में जाते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं और कहते हैं भाई हमें कपड़ा लत्ता दे दो, हम अपने घर पर ही अपना काम को शुरू करेंगे। उस फैक्ट्री का जो मालिक था वो भी अशोक को मजबूरी को समझता है और कहता है ठीक भाई, आप कपड़ा वपड़ा ले जाओ और घर पर भी आप तैयारी करके हमें दे दिया करो। मशीनें भी दे दिया कि चलो अपना घर पर शुरुआत कर लो। इसके बाद उनका घर से शुरुआत होना शुरू हो जाता है। एक मशीन से दोनों भाई पारा पारी काम करना शुरू कर देते हैं। दिन में अब जो अशोक के बड़े भाई थे अपने काम में लगे रहते थे, क्योंकि दूसरा मशीन तो थी नहीं, लेकिन अशोक जी खाली नहीं बैठते थे, कुछ ना कुछ अब भाई को सपोर्ट करते थे। उनको जो भाभी थी वो भी आकर के सपोर्ट करती थी। तीनों लोग मिल कर के कुछ ही महीनों में ऐसा पैसा कमा लिया था कि जो उनके कर्जदार थे उनके पास आते थे मांगने के लिए, उनको जाके पैसा चुका देते हैं। पैसा चुकाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो कहीं पर भी मार्केट में देख लेते थे, अशोक के बड़े भाई को पकड़ लेते थे। अब जब कर्जा चूक जाता है मेन आदमी को, मतलब जो ज़्यादा सबसे परेशान करता है, तब उनके मन में शांति आती है। तो चलिए ये कहानी को हम शुरू से शुरुआत करते हैं और अशोक जी के ही शब्दों के द्वारा कि आगे क्या क्या हुआ था उनके साथ में, आगे क्या बात हुई। दोस्तों मेरा नाम है अशोक। अब आगे की थोड़ी बहुत आपने मेरी पारिवारिक स्थिति को तो जान ही लिया था कि हम लोग पहले क्या थे और बाद में क्या हो गए थे। पैसे पैसे के लोग हम दोनों भाई तरस गए थे। वो तो हमारी भाभी पढ़ी लिखी थी, दिमाग वाली लड़की थी, तो उसने घर को हमारा डूबने से बचा लिया था। नए नए आइडिया देती थी भाई साहब को और भाई साहब हम उन आइडिया पे चलते थे। आखिरकार हम जब उस व्यक्ति का कर्जा चुका देते हैं तब मन में जा कर के शांति मिलती है। इसके बाद वो जो फैक्ट्री से माल उठाते थे अब हमें ज़्यादा माल देने लगा। एक मशीन और मिल चुका था, तो हम 2 मशीन पर अपना काम को आगे बढ़ाने लगे थे। रात दिन हम दोनों भाई मेहनत करते थे। जिस कॉलोनी में रहा करते थे ना, अब वो कॉलोनी के जो भी स्त्री वगैरह थी, लड़कियाँ वगैरह जिनको लेडीज कपड़ा सिलवाना होता था, उनको पता लग गया कि इस घर में सिलाई विलाई होती है, तो वो लोग भी आने लगे थे। भाभी सब हैंडल करती थी, नाप वगैरह से लेकर के सब कुछ वही करती थी। कपड़ा तो हम लोग सिल देते थे। तो एक तरह से थोड़ा सा ऊपरी इनकम कॉलोनी से भी होने लगा था। जो हमारा काम बिल्कुल बैठा हुआ था, हम लोग पैसे पैसे के मोहताज हो गए थे। आखिरकार हमारी ज़िंदगी ने करवट ले लिया था। दोनों भाई रात दिन मेहनत करते थे फैक्ट्री का काम का। फिर मेरा काम था, पहले मैं साइकिल पर सारा माल अब फैक्ट्री से लेके आता था। फिर कपड़े जब सिल जाते थे तो फैक्ट्री में जो अपना साइकिल पर बंडल बना करके फिर फैक्ट्री छोड़ के आता था। फिर उधर से कच्चा माल ले आता था, फिर सिला करके फिर मैं छोड़ता था। मैं अपने घर पर सिलाई का काम भी करता था, कटिंग का काम करता था, माल ले आने अब ढोने का भी काम करता था। बहुत हमने मेहनत किया था। आखिरकार 1.5 साल के बाद वो घर जो था ना, अब हमें छोटा लगने लगा था। काम फैल चुका था। हमने 2 आदमियों को और रख लिया था। उसको हम एक तरह से नौकरी पर रखा हुआ था। मशीनें हमने बढ़ा लिया था। घर छोटा होने के बाद हम दूसरी घर पर, अब एक तरह से कहूँ ना, वो घर बहुत इससे बड़ा था और इसके बाद हम लोग उस घर में शिफ्ट हो जाते। वो भी किराए का ही घर था। वहाँ पर हमारा काम और जम चुका था। जहाँ पर हम घर लिए थे ना, अच्छी सोसाइटी थी, अच्छा काम था, आसपास में 2-3 सोसाइटियाँ थी, तो वहाँ से भी हमारा काम निकलता रहता था। लेडीज जो भी थी ना, वो चाहती थी
सिलाई विलाई का जो भी काम था हमारे पास में भाभी से संपर्क करती थी और भाभी उनको हैंडल करती थी, अच्छी तरह से बातचीत करती थी। कई तो परमानेंट हमारे दुकान के ग्राहक बन गई थी और कहीं कपड़ा सिलवाती नहीं थी। अब सब जो हमारी पुरानी परिस्थिति थी सब कुछ धीरे धीरे बदल चुकी थी। जो हमारे पहले पिताजी काम करते थे उससे भी ज़्यादा हमारा काम अब चलने लगा था। लेकिन अभी इतना पैसा हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाए थे। हमारा बड़े भाई का मत था कि कब तक हम किराए के घर में रहेंगे, पहले पैसा जोड़ लेते हैं। और इसके बाद ज़मीन देखी हुई थी भाई साहब ने, वहाँ पर हमारा इरादा था कि ज़मीन खरीद करके और अपने लिए जैसे सिलाई का काम का वो भी जगह हमें तैयार करनी थी, रहने का जगह तैयार करना था। मतलब एक ही प्लॉट में हम चाहते थे कि आगे में हमारा सिलाई का काम का शुरुआत हो और पीछे में रहने का सब कुछ हो जाए। अब भाई जो थे ना मेरे, वो मेरे शादी के भी लिए चिंतित रहते थे। तो मैं ही मना कर देता था कि भाई पहले हम लोग जो काम कर रहे हैं उस पर हम लोग फोकस करें। शादी क्या है, चलो इन साल नहीं होगा अगले साल हो जाएगा, रिश्तेदार मान ही जाते हैं। अब वो भी टेंशन था बड़े भाई को, भाभी को भी ज़्यादा था कि भाई इस लड़के की शादी भी करानी है। लेकिन पहले वो ज़मीन खरीदना था, इसके बाद उसमें अपने रहने के लायक और दुकान के लायक सब कुछ तैयार करना था, उसमें पैसा लगता था। ये सब कामों में 2.5 साल लग जाता है और 2.5 साल में हम लोग इतना पैसा मेहनत करके कमाते हैं और तब वो ज़मीन हमें मिल जाता है और इसके बाद हमारा काम शुरुआत हो जाती है। कुछ महीना ज़रूर लगता है नए मकान बनाने में अपने हिसाब से, लेकिन जब बन जाता है ना तो देखने लायक जगह होती है। अगर आज हमारे पिता जिंदा होते ना तो देख करके बहुत खुश होते कि देखो दोनों भाइयों ने मिल करके कैसे घर को संभाल लिया है। खैर पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे, उनकी याद तो बहुत आती थी। उन्हीं की वजह से तो हम कारीगर बने थे और हम उन्हीं के बिल्कुल मार्गदर्शन में चला करते थे। अब भाभी के गांव में शादी का कुछ था, फंक्शन वगैरह था। भाभी भैया तो चले जाते हैं और कहते हैं अशोक कुछ दिन की बात है, आज तुम दुकान को संभाल लेना। मैं कहता हूँ कि भैया मैं भी चलता हूँ। कुछ दिन के लिए हम बोल देते हैं भाई अब हम घूम फिर के आएंगे, तब तक हम माल दे नहीं पाएंगे। लेकिन अर्जेंट कुछ माल था ना, तब कहते हैं भैया कि अशोक ऐसा कर, जो अर्जेंट माल है ना उसको तो रेडी करवा ले, इसके बाद फैक्ट्री में माल दे करके अब बोल के आ जाना और सीधा गांव पहुंच जाना, हम तो तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। भैया भाभी चले जाते हैं, मैं भी अपना ज़ोर शोर से मेहनत में लग जाता हूँ। अब हमारे पास में कारीगर भी थे, कारीगरों से अपना माल तैयार करने लगता हूँ। इस काम में 3 दिन ज़रूर लगता है। जब वो माल अर्जेंट वाला रेडी हो जाता है तब अब मेरे पास में साइकिल नहीं, अब मोटरसाइकिल आ चुकी थी। लाल कलर की मोटरसाइकिल मुझे बहुत पसंद थी। उसी मोटरसाइकिल पर मैं गट्ठर बांध करके फैक्ट्री में छोड़ा करता था और उधर से कच्चा माल लेके आता था। मैं फैक्ट्री में माल छोड़ करके उनको बता दिया कि हम हफ्ता भर के लिए गांव, भैया तो चले गए हैं, भाभी चली गई हैं और मैं भी जा रहा हूँ, अब हफ्ते भर के बाद में हम लौटेंगे। कारीगर को हमने छुट्टी दे दिया था। लेकिन संजोग कहें कि जिस सुबह को हमें निकलना था और उससे पहले वाली रात को ये सब घटना का शुरुआत हो गया था। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ, मैं कुछ अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। काम तो हमारा ख़त्म हो चुका था, रात का 11 बजा हुआ था। खाना पीना खा करके अब मैं सोने के चक्कर में था कि चलो जल्दी उठना भी है, सुबह जाकर ट्रेन पकड़ना है, चलो अब आराम कर लिया जाए। अब मैं खाट पर लेटा हुआ तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अब आधी रात को 11 बज चुका था, आधी रात होने वाली थी। कौन हो सकता है भाई, कौन हो सकता है? मैं जा कर के दरवाज़ा खोलता हूँ और जब दरवाज़ा खोलता हूँ तब मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। अब मैं थोड़ा परेशानी में ज़रूर उस टाइम लगा था कि आखिर कौन हो सकता है भाई, आसपास में कौन ऐसा कर सकता है जो दरवाज़ा खटखटा करके फिर छिप जाए। कोई जानने वाला ही होगा जो मेरे साथ में ये सब मजाक वगैरह कर रहा है। लेकिन जब कोई दिखाई नहीं देता है ना तब मैं अपना दरवाज़ा बंद करता हूँ। जैसे दरवाज़ा बंद करके मैं अब अपने बिस्तर की तरफ जा रहा था तभी फिर से दरवाजे पर
दस्तक हो जाती है। दस्तक होते ही मैं भाग कर के आता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ। अब मैं जो देखता हूँ ना, तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है। एक सुंदर सी लड़की हाथ में कुछ कपड़ा लिए हुई थी और खिलखिला के हंस रही थी और कहने लगी, भाभी को बुलाओ, भाभी को बुलाओ। मैं उसको देख रहा था। इस लड़की को मैं अपने कॉलोनी में कभी देखा नहीं था। मैं दुकान पे काम करता था और नज़र तो सड़क पर रहती थी, कोई आता था जाता था और कभी कभी निगाह तो मैं ज़रूर घुमा लेता था। मैं भी इंसान था, मेरे सीने में भी दिल धड़कता था। अच्छी लड़की पर जब नज़र पड़ती थी तो कुछ देर मैं ज़रूर देख लेता था। लेकिन ये लड़की को मैं अपनी कॉलोनी में अभी तक तो नहीं देखा था। हाथ में कपड़ा लिए हुए थी और कह रही थी कि भाभी को बुलाओ, मुझे कपड़ा सिलवाना है, अर्जेंट है, अर्जेंट है। मैं उसको पहचानने की कोशिश करने लगा। ये लड़की है किस घर की, किसकी बेटी है, कहाँ रहती है? मेरे मन में कई सारे सवाल थे। तब तक वो लड़की मुझे धक्का देते हुए और अंदर आ गई। जिस कमरे में भाभी भैया रहा करते थे उसमें आकर घुस गई। भाभी 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 भाभी। और भाभी है नहीं, मैं बोल रहा हूँ भाभी नहीं है, भाभी नहीं है। आप हैं कौन? मैं आपको नहीं जानता, क्या काम है? मैं कई सवाल पूछता हूँ लेकिन उस लड़की को जैसे यकीन नहीं था। उसको लग रहा था कि भाभी घर में ही है। लेकिन जब भाभी नहीं दिखाई देती है तब वो एक जगह पर खड़ी हो जाती है। अब मैं उससे पूछता हूँ कि मैं तब से बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को सुन नहीं रही हो। मैं बोल रहा था ना कि भाभी तो गांव गई हुई है, उनके घर में कोई फंक्शन है, शादी का, अटेंड करने के लिए गई है। मैं भी कल सुबह जा रहा हूँ। लेकिन आपको मैंने इस कॉलोनी में देखा नहीं है। किसके घर की हैं बेटी आप? अपने बारे में कुछ बताइए। और ये हाथ में कौन सा कपड़ा लेके घूम रही हो, क्या बनवाना है? तब वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराती है। तुम भी तो टेलर मास्टर हो ना, तुम भी तो टेलर मास्टर हो ना। तब मैं कहता हूँ, हाँ टेलर मास्टर हूँ, लेकिन ये आधी रात को कौन सा कपड़ा सिलवाने के लिए आई हो? तब मेरे को देखती है, नीचे से लेकर के ऊपर तक जैसे मेरा एक्सरे कर रही हो। उसकी आंखों का ऐसा हाव भाव मैं देख करके थोड़ा परेशान जरूर हो गया था। जब मुझे घूर के देख रही थी ना, तो मुझे कुछ अटपटा सा महसूस हो रहा था। ऐसे मैं सुंदर लड़कियों का बहुत प्यार भरी नज़रों से देखा करता था। वो भी सुंदर थी, लेकिन उसका देखने का तरीका, घूरने का तरीका मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। बहुत अटपटा सा मैं महसूस कर रहा था। और वो भी मैं घर में अकेले था, आधी रात का वक्त था। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई जाग जाता, इस हालात में हम लोग को देखता, तो अपने मन में तो ना जाने क्या क्या वो सोच रखने लगता। मैं थोड़ा घबराया हुआ था। अब मैं कहने लगा, देखिए ये रात में आप कौन सा कपड़ा सिलवाने के लिए आई हो? आप जाइए, भाभी 1 हफ्ते के बाद आएगी, तब आप आना। लेकिन जैसे ही ये बात मैं बोलता हूँ ना, कपड़ा तो हाथ में लिए हुए अब मुझे मुस्कुरा करके देखने लगती है। उस मुस्कुराहट का अर्थ मैं अच्छी तरह से समझ रहा था कि उसके मन में चल क्या रहा है। लेकिन मैं पीछे हटता जा रहा था और वो आगे आगे बढ़ती जा रही थी। मैं दीवार से टकरा गया। अब मेरे पीछे तो दीवार थी, अब मैं वहां से पीछे तो हट नहीं सकता था। और तब तक वो मेरे सामने खड़ी हो गई थी। मेरी आंखों में देखती हुई कह रही थी, तुम भी तो टेलर मास्टर हो, अब मुझे एक चीज़ बना दो। ये कपड़ा है, अब मैं चाह रही हूँ कि तुम इसकी सिलाई करो। तुम अच्छे टेलर मास्टर, मैं जानती हूँ। मेरी तो सांस रुकी हुई थी। वो लड़की इतने नज़दीक आकर खड़ी हो गई थी, मैं तो पीछे हट भी नहीं सकता था। अब मैं कहने लगा, देखिए मैं सुबह का ट्रेन पकड़ने वाला हूँ और भाभी जब आ जाएगी तब आप आ जाना। इस टाइम जाइए, आधी रात हो चुकी है। अब आप जाइए अपने घर पर जाइए। मैं उसको एक तरह से प्रार्थना करने लगा था कि वो मेरी बात को मान ले और अपने घर लौट जाए। जब भाभी आ जाए तब तुम आ जाना और कपड़ा हम लोग सिल देंगे। लेकिन अभी तो जाओ, अभी तो मेरा जान छोड़ो। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि वो निकल जाए। हालांकि देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन जिस तरह से हरकत कर रही थी ना, वो मुझे बहुत ही अटपटा लग रहा था। एक अनजानी लड़की एक अनजाने लड़के के साथ में इतनी जल्दी विश्वास कर लेना और लड़के के पास में आकर के खड़ा हो जाना, वो भी आधी रात को, अब प्यार भरी नज़र से देखना, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा था। बड़ा अटपटा लग रहा था। अरे प्यार मोहब्बत होने में टाइम लगता है। पहली नज़र का भी प्यार होता है तो कोई आसानी से लड़का लड़की अब इतना
नज़दीक थोड़े हो जाते हैं। जिस तरह से वो मेरे साथ अब खड़ी हुई थी, जिस तरह से मुझे घूर रही थी, इतने करीब आ चुकी थी, मैं तो डर ही गया था। मैं उससे मिन्नत कर रहा था कि आप चले जाओ, आप चले जाओ। अब मैं जितना बोलता था ना, बस मुस्कुरा करके मेरी तरफ देख रही थी। और उसके नज़र में ऐसा कुछ था जो मुझे, अब मैं कहूँ ना, शरीर में कुछ रोमांच सा भरने लगा था। मैं उसे डर रहा था कि भाई कोई देख लेगा, कोई देख लेगा, जवान लड़की है, मैं भी जवान लड़का हूँ, कॉलोनी की बात है, फिर तो हमारी बदनामी हो जाएगी। भाभी होती तो सब कुछ भाभी संभाल लेती, लेकिन भाभी भी तो नहीं थी, ना भैया थे। मैं बुरी तरह से फंस गया था। वो अपनी जीत पर अड़ी हुई थी, और मैं भी अपनी जीत पर अड़ा हुआ था कि आप जाइए यहाँ से, आप निकल जाइए। लेकिन वो मुझे अब किसी बात को सुनती ही नहीं है। जैसे मेरी बात को इस कान से सुन रही हो और इस कान से निकाल दे रही हो, इग्नोर कर रही थी। बस मुस्कुराते हुए इतना नज़दीक आ गई थी जैसे मेरे बदन से चिपकने की कोशिश कर रही हो। हाँ, मैं अब एक तरह से परेशान हो गया था। अब मैं भागूं तो कहाँ भागूं, कैसे इस लड़की से जान छुड़ाऊं। और तब मैं जब तक कुछ फैसला करता, तब तक वो लड़की मेरी हाथ पकड़ लेती है। जैसे हाथ पकड़ती है ना, शरीर में एक गनगनाहट होने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे सैकड़ों चींटियां मेरे शरीर पर रेंग रही हो, ऐसा मुझे लगने लगता है। शरीर में एक तरह का, दिमाग में ख्याल आने लगता है, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, ये लड़की मेरे लिए आई है, अब मैं इसे प्यार करने लगा हूँ। ऐसे ऐसे मेरे मन में ख्याल आने लगे थे। मैं भी उसकी तरफ देख के मुस्कुराता हूँ, जैसा लग रहा है कि यही मेरी प्रेमिका है, बहुत दिनों के बाद मुझे मिली है। ऐसा मेरा हाल तो हो गया था। और इसके बाद जो लड़की चाहती थी वो मुझे पूरा करना पड़ा था। वो मुझसे लिपट गई थी, मैं भी उससे लिपट गया। जब मन और दोनों का शांत हुआ, तब मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। कह रही थी, तुम गांव जा रहे हो? मैं कहने लगा, हाँ मैं गांव जा रहा हूँ, सुबह के मैं ट्रेन पकड़ूंगा। तब कहती, नहीं बिल्कुल न जाना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं उसकी बात पर विचार करने लगा था। मैं सोचने लगा, ये कौन होती है, ये कौन होती है मुझे रोकने वाली। लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। शायद सुबह होने वाली थी, समय का अंदाजा नहीं था। तब वो कहती है, तुम कहीं नहीं जाओगे, इस घर से बाहर नहीं जाओगे, अब तो हमारे पास में मौका है, इस घर में कोई है नहीं, मैं रात को आऊँगी। इसके बाद वो मुस्कुराती हुई, मुझे देखती हुई, घूरती हुई, और फिर बाहर की तरफ निकल जाती है। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर के उसको जाता हुआ देखता हूँ कि आखिर किसके घर में जा रही है, कौन सा दिशा में जा रही है। मेरी नज़रें पीछा करती है, लेकिन कॉलोनी के हमारे घर में जो हम गली थी, गली लंबी चौड़ी थी, उस आखिरी गली तक, मतलब आखिरी घर तक भागती हुई मुझे नज़र आती है। और इसके बाद वो मुझे नज़र नहीं आई थी। मुझे लगा कि उसका घर आखिरी जगह पर है, गली का आखिरी जो हिस्सा है वहीं पर है। वो मन प्रसन्न था। ना जाने मेरे दिमाग में क्या भर के गई थी। मैं तो कहूँ ना, सचमुच मेरे लिए अनजानी लड़की थी। मैंने कभी उसको देखा नहीं था। शायद मेरे पीठ के पीछे आती होगी भाभी से बातचीत करने के लिए, मुझे यही लगा था। कपड़े सिलवाती होगी, मैंने उसको कभी देखा नहीं था। मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया था। अब मैं कहूँ ना, उस लड़की के माया जाल में पड़ जाता हूँ। और मैं सही कहूँ ना, जैसा लड़की अब मुझसे बोल के गई थी कि तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरा जाने का प्लान था, मैंने अपना बैग वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया था, लेकिन मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके प्यार में पड़ करके, वो जो मुझे प्यार दे के गई थी, मीठी मीठी बातें, अब मुझे वो याद आ रही थी। मैं सच कहूँ ना, मैं उस लड़की के प्यार में रात भर में इतना पागल हो चुका था। मैं सुबह में पूरा गली मोहल्ले को ढूंढने लगता हूँ, उस आखिरी मकान तक जाता हूँ, वहाँ पर जाकर मैं चक्कर लगाने लगता हूँ, लेकिन वो लड़की वो मुझे दिखाई नहीं देती है। तब मुझे निराशा होती है। मैं फिर लौट के आ जाता हूँ, उस लड़की के इंतज़ार करता हूँ, और मैं अपना दुकान खोल लेता हूँ कि चलो अब जाना कैंसिल, कम से कम अपना काम तो स्टार्ट करें। मैं दुकान पर बैठे बैठे गली में अपनी नज़रें गड़ाए रहता था। मैं उस लड़की को दिन में तलाश कर रहा था कि आखिर कौन सी घर की है, अभी तक
आती जाती क्यों नहीं दिखाई दे रही है? हर घर की लड़कियां आ रही हैं जा रही हैं, वो क्यों नहीं नजर आ रही है? पूरा दिन मैं नजरें गड़ाए रहा, काम भी करता रहा, लेकिन काम में मन नहीं लग रहा था। मैं अपने कारीगरों को छुट्टी दे दिया था। इसके बाद जब बुलाता हूँ तो कहीं घूमने फिरने निकल गए हैं। उनको भी अच्छा मौका मिल चुका था, तो मैं अकेले ही अब अपना दुकान को संभाल रहा था। शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, लेकिन वो लड़की मुझे गली में एक बार भी आती जाती दिखाई नहीं देती है। गली के अब जो रोशनी थी, लैंप पोस्ट जल चुके थे, और मैं कहूँ ना, मैं अभी तक सुबह से लेकर के दोबारा उस लड़की को देखा नहीं था। मैं मिलने के लिए तड़प रहा था। ना जाने मेरे ऊपर में ऐसा कौन सा जादू करके गई थी, जैसे मैं उसके बिना बेचैन रहने लगा था। ना तो मुझे भूख की उतना चिंता हो रही थी, ना प्यास की चिंता हो रही थी। बस मुझे लगता था कि बस एक बार लड़की मेरे सामने आ जाए, मेरी आत्मा को तृप्ति मिल जाएगी। ऐसा ही मैं महसूस कर रहा था। लेकिन जो लड़की थी वो बिल्कुल जैसे गायब हो चुकी थी। आखिरकार गली मोहल्ला अब धीरे धीरे करके अपने दरवाजे बंद होने लगता है। घर बार में जो नौकरी पेशा है लोग हैं, अब आते हैं, अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। और मैं भी अपना दुकान का शटर बंद कर दिया था। रात के 10 बज चुका था। अभी भी मैं दरवाजे के पास खड़ा हुआ और उस गली की तरफ देख रहा था जिधर वो लड़की भागती हुई गई थी। और तब तक हमारे पड़ोसी भी अब बाइक से आते हैं। वो कहीं दूर नौकरी करते थे, जिनको मैं चाचा कहता था। मेरा नाम लेके पुकारते हैं, अरे अशोक बेटा, मैं तो सुना था कि तुम अब अपने भाभी के घर जाने वाले थे, क्या बात है बेटा, गए क्यों नहीं? मैं मुस्कुराते हुए उनको कहता हूँ, चाचा जाना तो था, लेकिन तबीयत कुछ सही नहीं लगी, इसलिए मैं जाना कैंसिल कर दिया। तब कहने लगे, बेटा तुमने कुछ खाया पिया है? मैं कहता हूँ, हाँ चाचा, थोड़ा बहुत मुझे बनाना आता है और मैं बना लिया। तब चाचा कहते कि बेटा इतना कष्ट मत किया करो, हमारे घर पर आकर के खाना खा लिया करो, ये भी तुम्हारा घर है, कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बता देना। और उसके बाद अपने घर में चले जाते हैं। पड़ोसी के नाते तो इतना फ़र्ज उनका बनता था। उनको पता था कि इसके भाई और भाभी गांव चले गए हैं, लड़का अकेला है, तो अपना फ़र्ज तो अच्छी तरह से निभा रहे थे। जब वो चले जाते हैं तो मैं उन्हीं के सामने अब मैं भी दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। ना तो वो अपने मन में क्या सोचे कि एक लड़का ये गली में आकर के खड़ा होकर के दरवाजे के बाहर किसको देख रहा है। मैं थोड़ा अब कहूँ ना कि अपने आप को शर्मिला मानता था। अब मैं दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ और उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं गली में जाके खड़ा हो जाऊँ। मैं अपने कमरे में आ जाता हूँ। मैं उस लड़की की याद में तड़प रहा था कि कब आएगी कब आएगी। आखिरकार जब 12 बज जाता है तब दरवाजे पर खटखट खटखट शुरू हो जाता है। मैं भाग के जाता हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खोलता हूँ वो कल की तरह पहले तो मुझे नज़र नहीं आई। आज जैसे मैं दरवाज़ा बंद करके अब मुड़ने लगा तभी खटखट हुई, दरवाज़ा खोलता हूँ तो हंसती खिलखिलाती मुझे धकेलती हुई अंदर आ गई और खुद ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझसे लिपट गई जैसे हम बरसों से एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। तब फुसफुसाती हुई कहने लगी, मुझे पता था तुम दिन भर मेरी टोह में लगे हुए थे, मैं तुम्हें देख रही थी, क्या तुम इतना मुझसे प्यार करने लगे हो? अब मेरे मन के अंदर में तो आग लगा चुकी थी, प्रेम के जाल में मुझे अच्छी तरह से अब डुबो चुकी थी। मैं कहने लगा, हाँ मैं तुम्हें देखना चाहता था, मैं तो उस तरफ भी गया था जहाँ पर मैंने तुम्हें जाते हुए देखा था। तब लड़की मुझसे लिपट गई, कहने लगी कि देखो अब मेरे घर के आसपास में मत आया करो। मैं कहने लगा कि कौन कौन है आपके परिवार में, कौन कौन रहता है, किन के साथ में रहती हो, आप क्या करती हो, मैं सब कुछ जानने के लिए बेचैन था। तब कहती, छोड़ो ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, आओ। जो चाहती थी मुझे अच्छी तरह से पता था। हम अपने बिस्तर पर आते आते हैं और इसके बाद जब आधी रात से ऊपर मतलब सुबह होने का टाइम हो जाता है 3 के आसपास, तब वो लड़की मुझसे अलग होती है, अपने कपड़े पहनती है और फिर कहती है कि देखो अशोक, तुम गली में उस तरफ मत आना, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं देख रही थी तुम ना जाने कितने चक्कर लगा चुके थे। मैं कहने लगा कि देखो मैं तुम्हें इतना चाहने लगा हूँ
ऐसा मुझे क्यों हो रहा था कि मैं उस लड़की के लिए तड़प रहा था, और जबकि मैं उसको सही ढंग से जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। तो आखिर मेरे अंदर में चल क्या रहा था? मैं इतना उसके प्यार में पागल हो गया था कि वो मुझे जब छोड़ के जाने लगी, तब मैं उसको रोकने लगा था कि मत जाओ। तब कहती है हम फिर मिलेंगे ना, फिर मिलेंगे ना, अभी हमारे पास मौका है ना, अभी तुम्हारी भाभी तो आई नहीं ना। अब मैं कहने लगा पता नहीं, अब शायद वो आने वाली होगी। लेकिन वो कहती नहीं, मुझे पता है कब आने वाली है। आखिरकार सुबह होते ही लड़की हमारे घर से निकल जाती है। अभी तक मैं उस लड़की के बारे में अब इतना कुछ जान नहीं पाया था जो मैं जानना चाहता था। ना तो अपना घर का मैंने घर तो जैसे उसी गली में था, अब उसके माता पिता कौन थे, क्या करती है, परिवार में कौन कौन है, मैं बहुत सवाल उससे पूछा था, लेकिन उस सवाल को गोल मोल कर गई थी। अब मुझे बता भी गई थी कि देखो उस गली में उस तरफ मत जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ना जाने क्यों ऐसा मुझे बोली थी। इसके बाद मैं उस गली में चक्कर लगाने भी नहीं गया था। मैं अपने काम में लग जाता हूँ, लेकिन मेरी निगाहें गली में लगी रहती है, कभी तो आएगी, कभी तो आएगी। दिन के टाइम में मैंने कभी उसको देखा नहीं था। 2 रात हमें वो ज़रूर मेरे पास में आई थी, लेकिन तीसरी रात जब आती है ना, तब एक कपड़ा लेके आती। जो पहले कपड़ा लेके आई थी उससे थोड़ा अलग कपड़ा था। वो कपड़ा मुझे देती है और कहती है अशोक, ये इस कपड़े को ये चीज़ बना देना, तुम बना दोगे ना? मैं कहता हूँ अरे मैं बहुत बढ़िया से बना दूंगा, आप चिंता मत करो। मैं उसका नाप वगैरह ले लेता हूँ, लिख लेता हूँ, और फिर हम प्यार के गोते लगाने लगते हैं। मैं कहूँ ना, जब सुबह होती है 3 बजे से पहले वो मुझे जगा देती है और कहती है दरवाज़ा बंद कर लो, अब मैं जा रही हूँ, मैं रात का आऊँगी। मेरा दिल धड़कने लगता है, मेरा तो मन करता है कि वो मेरे घर से कभी जाए ना, मेरे पास ही बैठा रहे। ऐसा मुझ पर जादू कर रखा था। अभी तक मैं उसको पहचान नहीं पाया था कि आखिर वो चीज़ क्या है। लेकिन जब धीरे धीरे मैं उस कपड़ा को तैयार कर लेता हूँ, और हर रात को वही होता था, मेरे कमरे में आती थी, हम एक साथ रात गुजारते थे। अब जब भाभी का आने का टाइम हो गया, मुझे लगा कि अब भाभी आने वाली होगी, तो मैं जब उससे बोलता हूँ कि देखो अब भाभी आने वाली है, शायद रात में भी आ सकती है, और फिर आ जाएगी तो हम दोनों के लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। और तब कहती है कि नहीं नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारी भाभी कब आएगी, कब आएगी, मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं कहता हूँ कि तुम भाभी को इतना करीब से कैसे जानती हो? तब कहती है भाभी को नहीं, मैं तुम्हें करीब से जानती हूँ। मैं इस घर में कई बार आ चुकी हूँ, तुम मुझे देख नहीं पाए हो, लेकिन मैंने तुम्हें अच्छी तरह से देखा है, और तभी तुमसे प्यार हो गया था। वो कपड़ा लत्ता तो एक बहाना था मिलने का, मैं तुमसे मिल ली ना। मेरी बहुत जो तमन्ना थी अब पूरी हो चुकी है। मैं फिर उससे पूछता हूँ कि कम से कम अपने परिवार में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं, तुम क्या करती हो, पढ़ाई करती हो या कोई नौकरी करती हो, कुछ तो बताओ। तब कहती है कि नहीं, सिर्फ बातों को छोड़ो ना, इसमें क्या रखा हुआ है। तुमने अच्छा किया है, मुझे अच्छा लगा कि तुम गली में नहीं आते हो, नहीं तो मैं ऐसा लगता था कि तुम जब आते थे ना तो मेरे को बहुत तकलीफ होती थी, मुझे अच्छा महसूस नहीं होता था। मैं कई बार उससे सवाल पूछा था कि तुम किस घर के हो, तुम्हारे पिता कौन है। अब उस गली में जितने लोग थे थोड़ा बहुत तो मैं सबको जानकारी रखता था, लेकिन उसने अपना अभी तक कोई भेद खोला नहीं था। खैर 7 दिन बीत गए थे, 7 रातें हम उस लड़की के साथ गुजार लेते हैं। और इसके बाद जब वो आखिरी रात थी मेरे ख्याल से, मुझे लगा कि भाभी है ना सुबह तक जरूर आ जाएगी। मैं यही चिंता कर रहा था। अब 7 रात बीतने के बाद में मैं उससे इतना घनिष्ठ हो चुका था, मैं मतलब कहूँ ना कि दिल तो पहले दे बैठा था, उसके बिना अच्छा लगता नहीं था, और वो भी मुझे इतना ही चाहती थी। हम दोनों में इतना प्रेम था कि एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उसकी मजबूरी थी ना, वो सारी दिन तो हमारे साथ में रह नहीं सकती थी, अपने परिवार से चुप के आती होगी। मुझे ऐसा ही लगा था कि वो रात में जब उसके परिवार सो जाते होंगे तब वो आती होगी, आज सुबह होने से पहले, परिवार जागने से पहले अपने घर में पहुंच जाती होगी। अब भाभी का आने का टाइम हो चुका था, और उस लड़की ने कहा कि हाँ आज आपकी भाभी आ जाएगी। अब वही हुआ, जैसे लड़की जाती है 2 घंटे के बाद में अब मेरी भाभी अब दरवाज़ा खटखटाने लगती है। मैं भाग के जाता हूँ
तो भाभी भैया खड़े थे सामान वामान लेकर के। पहला शिकायत भाभी का था, अशोक तुम आए क्यों नहीं, हम तो हमारा सारा परिवार इंतजार कर रहा था। मेरे पास शब्द नहीं था बताने के लिए, बोलने के लिए। मैं ऐसे सवाल का सामना करने को सोचा भी नहीं था जो आते ही भाभी ने सवाल अब खड़ा कर दिया था। मुझे तो झूठ बोलने का मौका तक नहीं मिला था और ना मुझसे झूठ बोला जाता था। मैं भाभी के सामने बस भाभी के चेहरा देखते रह गया था। शायद उनको कुछ शक हो गया था। भाभी कहने लगी, अशोक तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तब मैं कहता हूँ हाँ तबीयत तो ठीक है भाभी। तो फिर तुम आए क्यों नहीं, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, भैया भी कहने लगे। मैं कुछ बोल नहीं पाया। भाभी खामोश हो गई थी और इसके बाद में घर की साफ सफाई में वो लग चुकी थी अपने काम धंधा पर। अब भैया हमसे पूछ रहे थे क्या क्या हुआ नहीं हुआ। अब वो कारीगर थे अब वो भी लौट आए थे, अपने काम पर लग गए थे। हमारा काम फिर से स्टार्ट हो चुका था। अब इसके बाद खाना पीना खाने के बाद में रात हो चुका था और हम भैया भाभी सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। खाना खाते खाते भाभी अब मेरी तरफ देख करके अब घूर रही थी। मैं कहने लगा, भाभी आप मुझे ऐसा क्या घूर रही हो, मैंने कोई गलती उलती किया क्या भाभी? मैं भी मुस्कुराते हुए पूछा था। तब कहती है, नहीं 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 ऐसा कुछ तो नहीं मैं तुमसे बोली। बात खत्म हो गई थी वहीं पर। रात होती है। रात होने के बाद भैया भाभी अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में। मैं अच्छी तरह से जान चुका था कि अब लड़की इस घर में नहीं आएगी। आखिर हमारे घर में भाभी भैया आ चुके थे। अब उसको भी पता था, कोई दूर को थी नहीं, इसी गली की थी जो अपने आप को बता रही थी। मैं भी निश्चित सो गया था। वो जो प्यार मेरे अंदर में जगा रखी थी ना, जैसे ही मैं बिस्तर पर जाता हूँ उसकी याद तड़पन मुझे सताने लगती है। करवट बदलने लगता हूँ। आ जाती तो कितना बढ़िया होता। उसके बगैर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अपने मन में सब कुछ ऐसी फितूर की बातें सोचने लगता हूँ। नींद तो मेरे से दूर भाग गई थी। आधी रात हो चुकी थी और तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कोई है। अंधेरा करके सोता था मैं, बिल्कुल रोशनी मैं बंद कर देता था। कुछ ऐसा दिखाई पड़ा कि जैसे हमारे आसपास में मेरे खाट के बगल में कोई घूम रहा हो। लेकिन अंधेरी रात थी, लाइट बंद किए हुए था। और जैसे ही मैं रोशनी ऑन करता हूँ और जो मैं देखता हूँ देखता रह जाता हूँ। वो तो वही लड़की थी, मेरी प्रेमिका थी। ये कैसे आ गई भाई, ये कैसे आ गई? जबकि दो दरवाज़ा बंद था, मेन गेट भी बंद था और मेरा कमरे के दरवाज़ा बंद था। अंदर से सिटकड़ी लगा रखा था। इसके सब कुछ होने के बाद भी अंदर कैसे आ गई? वो मुझे देख कर के मुस्कुराने लगी और कहती धीरे से, मैं रह नहीं पाई। मैं तो कोशिश किया था कि तुम्हारी भाभी आ गई है, मैं नहीं आऊँगी, लेकिन अब तुम्हारी याद मुझे बहुत आ रही थी और इसीलिए मैं अब अपने आप को रोक नहीं पाई। तुम भी तो ऐसा ही शायद अब सोच रहे होगे। सच कहूँ ना, जब मैं उसकी आंखों की तरफ देखता हूँ ना तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और मेरा प्यार तड़पने लगता है। अब मैं उसको बाहों में भर लेता हूँ और कहता हूँ, हाँ मैं ऐसा ही महसूस कर रहा था। मैं बहुत सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं भी बोल रहा था और वो भी बोल रही थी। लेकिन उधर जो मेरी भाभी थी, जो नींद में थी, शायद बाथरूम वगैरह करने के लिए आप निकली होगी। अब मेरी आवाज़ सुन लिया, मेरी जो बोलते हुए उस लड़की से। अब उस लड़की की आवाज़ उनके कानों में पड़ी या नहीं पड़ी ये तो नहीं जान सकता, लेकिन मेरी आवाज़ उनके कानों में पड़ गई थी। जो मैं लड़की को बता रहा था अपने जोश में, अब बिल्कुल अब बोल भाभी सुन ली। जैसे ही भाभी सुनती है मेरी, जैसे किसी से बातचीत हो रही है, तो उनके कान खड़े हो गए। बाथरूम से आकर के दरवाजे पर कान टेक देती हैं। मैं उसी लड़की से बातचीत कर रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सदा सदा के लिए एक हो जाए। तब वो कहती है, हाँ यही मैं सोच रही हूँ। कुछ ही दिनों की बात है, मैं उसी प्लान में लगी हुई। जब अमावस की रात आएगी ना, हम कुछ करने वाले हैं। तुम मेरा साथ दोगे ना, तुम मेरा साथ दोगे ना? मैं कहने लगा कि बिल्कुल साथ दूंगा, लेकिन रात को तुम क्या करोगी? तब वो मुस्कुराती है, कहती है, हम एक अनुष्ठान करेंगे और वो अनुष्ठान जब हो जाएगा ना, संपन्न हो जाएगा ना, तो समझ लो हमें कोई रोक नहीं पाएगा। हम मियाँ बीवी की तरह रहने लग जाएंगे। हमें किसी का डर नहीं रहेगा।
हमें कोई टोक नहीं पाएगा ना रोक पाएगा। मैं भी बड़ा खुश हो गया था। मैं भी जोश जोश में उसे ऊंची आवाज़ में बात करने लगा था और वो भी अपने जोश को मेरे साथ में ऐसे ही बात कर रही थी। अपना सारा वो प्लान बता देती है और तब मुझे झटका लगता है। अब मैं जैसे होश में आता हूँ और कहता हूँ, अरे तुम्हारा परिवार इसके लिए राजी हो जाएगा। और तब कहती, परिवार को छोड़ो ना, अगर हम तू राजी हो गए तो परिवार क्या कर लेगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। धम 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 कोई दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक होता है ना, वो लड़की जो मेरे बगल में बैठी थी घबरा जाती है, बेचैन हो जाती है, जैसे वहां से निकल भागना चाहती हो। अब मैं तो जैसे सन्न रह गया था। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा होश उड़ गया है। आखिर भाभी होगी कि भैया होंगे, अब घर में दो ही होंगे। क्या उन्होंने जान लिया कि मैं किसी लड़की के साथ में था? मेरा शरीर तो बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। भाभी दरवाज़ा पीट रही थी, मेरा नाम लेकर के, अशोक अशोक दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। मैं देख रहा था लड़की वो भी बेचैन घबराई हुई थी, इधर उधर जैसे घूमती जा रही हो, जैसे कोई रास्ता देख रही हो कि कहाँ से निकले। और एक पल के लिए लाइट बंद होती है, अंधेरा होता है, और इसके बाद जब लाइट जलती है ना, अब मैं एकदम हैरान रह जाता हूँ। वो लड़की ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। मुझे लगा कि एक अलमारी थी, लकड़ी की पुरानी अलमारी, कहीं उसमें जाके छिप गई हो। उसमें हम जो कपड़े का गट्ठर रखा करते थे, मुझे लगा कि शायद उसी में जाके छिप गई हो जब लाइट गई है। लेकिन अभी भी मैं डरा हुआ था, दरवाज़ा खोलने का हिम्मत नहीं मैं कर रहा था। लेकिन भाभी रुकने वाली में से नहीं थी। दरवाज़ा धम 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 पीट रही थी, मेरा नाम लेके पुकार रही थी, अशोक अशोक दरवाज़ा खोलो, अशोक दरवाज़ा खोलो। जब इतनी आवाज़ें मुझे सुना दी, अब मैं देख लिया कि लड़की तो छिप गई है। मेरे में इतना हिम्मत नहीं था, हाथ पैर कांप रहे थे, मैं भाभी का कैसे सामना करूंगा। आखिरकार जब भाभी और आवाज़ लगाने लगी, तब तक भैया भी जाग चुके थे। जब भाभी इतना सुर करने लगी तो भैया भी आ गए, भैया भी आवाज़ करने लगे, तब मुझे गेट खोलना ही पड़ा। जैसे ही मैं गेट खोलता हूँ ना, भाभी मुझे धकेल देती है, हटो जरा इधर। पूरे कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देती है। जब वो अलमारी के पास पहुंचती है, सारे कमरे को तलाशी लेकर के जो ढूंढना चाहती है, और जब वो नहीं मिलता है, उनको शक था कि इस कमरे में कोई लड़की आई हुई है। भैया को पता नहीं था, भैया तो दरवाजे पे खड़े होकर के बस मेरी तरफ देख रहे थे, कि मतलब उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर में चल क्या रहा है, भाभी क्या चीज़ को ढूंढ रही है। पूरा नीचे ऊपर पलंग के हर तरफ कोना कोना तलाशी ले लेती हैं। आखिरी अलमारी बची थी जिसमें हम लोग कपड़ा वगैरह रखते थे फैक्ट्री का। आज जब वो दरवाज़ा का पल्ला खोलती है ना, तो मेरा दिल की धड़कन बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि अब तो मैं पकड़ा गया, अब तो मैं पकड़ा गया, अब मैं बचूंगा नहीं। लड़की उसी के अंदर में बैठी होगी, छिपी होगी, अब वो भी पकड़ी जाएगी, मैं भी पकड़ा जाऊंगा। लेकिन जब पूरी दरवाज़ा खुल जाता है, मेरी सांसें तो थम सी गई थी। लेकिन मैं देख रहा था, जब भाभी को उस अलमारी में कोई नहीं मिलता है, तब वो मेरी तरफ गुस्से में आती है। कहती है, अशोक सच सच बोलना, कौन थी वो लड़की जिसके साथ में तुम बातचीत कर रहे थे? मैंने सब कुछ सुना है, तुम झूठ मत बोलोगे। मुझे झूठ से बहुत नफरत है, आप जानते हो ना। मेरा तो खून सूख चुका था, मुझे तो लगा कि मैं पकड़ा गया। वो लड़की अलमारी के अंदर में छुपी होगी, अब फिर भाभी को नजर आ जाएगी। लेकिन दिल में थोड़ी सी राहत मिली थी जब वो लकड़ी की अलमारी में नहीं मिलती है। तब मैं भाभी की तरफ देखने लगता हूँ, कहता कौन सी लड़की, किस लड़की की बात कर रही भाभी, क्या हो गया आपको? अब भैया भी तब तक आ जाते हैं, अरे क्या क्या लड़की लड़की कर रही, कौन सा लड़की आ गई इस घर में? दरवाजा बंद है, मेन गेट बंद है, इसका कमरा भी बंद था, तब कहाँ से लड़की आ सकती है? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? भैया भाभी को समझाने लगते हैं, डांटने लगते हैं, तो कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन भाभी जो थी ना, वो अपनी जीत पर जब अड़ जाती थी ना, तो किसी को नहीं सुनती थी। मेरे भैया को कहती, आप इन मामले से अलग ही रहो, मैं आपको बुलाई थी, आप जाके आराम करो। मेरे पास में आकर के खड़ी हो जाती है, मेरा हाथ पकड़ती है और उसी खाट पर मुझे भी बिठा देती है, और खुद भी बैठ जाती है। मेरी आंखों में आंखें डाल के कहती है, अब बताओ ये समस्या कब से शुरू हुआ है? कौन थी लड़की?
पूरा सच बताओगे? मेरा तो दिल धक 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 अभी भी कर रहा था। भाभी सब कुछ जान गई थी। मैं तो भाभी को गोल मोल जवाब दे रहा था। मैं उनसे नज़रें मिलाने का ताकत नहीं रख पा रहा था। मैं अपनी नज़रें झुका लेता था और तब भाभी मुझे डांटती थी, मेरी तरफ देख कर बोलो, कौन थी लड़की, कब से सिलसिला चल रहा है, क्या तुम इसी वजह से अब हमारे गांव में नहीं आए थे? यही बात है ना, यही बात है ना। भाभी जैसे सब कुछ कड़ी कड़ी जोड़ चुकी थी। अब स्त्री थी, स्त्री के मन की बात जानती थी, सारी समस्या को निचोड़ निकाल लिया था। वो सब कुछ जान चुकी थी, एक एक कड़ी उन्होंने जोड़ लिया था कि शायद मैं किसी लड़की के प्यार में पागल हो चुका हूँ। वो लड़की इस घर में आती है, तभी तो मैं भाभी के गांव नहीं गया था। मैं तो सब कुछ सुनने के बाद भाभी के मुंह से मैं तो खुद इतना डरा हुआ था, हैरान था कि भाभी इतनी चालाक है, सब कुछ समझ गई है। तब मैं कहता हूँ, भाभी हाँ मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाभी जो गुस्सा था थोड़ी देर के लिए शांत होता है और तब भाभी कहती है, डरो मत, कौन कौन थी वो लड़की और कहाँ गई? अभी तो इस कमरे में थी, मैं सब कुछ आवाज़ सुनी हूँ, तो फिर अभी कहाँ गई वो? मैं अब क्या जवाब दूँ? मैं तो जब लाइट गई थी तब मैं देखा था कि लड़की नहीं थी। अब मैं कहने लगा, मैं भाभी से झूठ बोल नहीं सकता था। अब मैं बोलने लगा कि भाभी समस्या ये थी, आपने सही सुना था, उस लड़की को मैं उससे बातचीत कर रहा था, लेकिन जैसे ही लाइट जाती है ना, लड़की अब घर में गायब हो जाती है। मुझे लगा कि लकड़ी की अलमारी में चली गई है। आप जब ढूंढने जाती हो तो मेरा दिल धड़कने लगता है कि आज मैं पकड़ा गया, लेकिन जब लड़की आप ढूंढ नहीं पाती हो तो मैं भी अब सोचने के लिए विवश हो जाता हूँ कि आखिर वो लड़की गई कहाँ पर। भाभी जब पूरी बात समझ लेती है ना, तो जो पहले गुस्से में देख रही थी ना मुझे, बिल्कुल शांत हो जाती है। कहती है, कब से शुरुआत हुआ है इस घटना का, कब से वो लड़की आने लगी? मैं पूरी कहानी बता देता हूँ कि देखो भाभी, वो आपको ढूंढती हुई आई थी। रात का करीब 11 बज रहा था। मैं तो सुबह जाने के लिए तैयार बैठा था, अपने सूटकेस वगैरह पैक कर लिया था। वो एक हाथ में कपड़ा लेके आई थी। मैं पूरी कहानी बता देता हूँ कि मैं एक बार दरवाज़ा खोला तब तो नज़र नहीं आई, लेकिन दूसरी बार दस्तक होता है तो जाता हूँ तो मुझे धकेलती हुई आपका नाम लेकर के, भाभी कहाँ है, भाभी कहाँ है। अब फिर मैं वो पूरी प्रेम की कहानी भाभी को सुना देता हूँ। जब मैं पूरी कहानी बता देता हूँ ना, भैया तो अपने कमरे में चले गए थे। शायद लगा कि अब मुझे नींद पूरा कर लेना चाहिए। और भाभी सब सवाल मेरे से पूछ रही थी कि एक बात को, अब मैं सीधा सीधा जवाब दे रहा था। पूरा सवाल का जवाब मैं दे दिया ना, तब भाभी कहती है, अपने जरा कपड़ा खोलना, अपना कपड़ा शर्ट उतारो, अपना शर्ट उतारो। मैं अब घबरा गया था, ये भाभी को क्या हो गया है, भाभी को क्या हो गया है, मेरा शर्ट क्यों उतारना चाहती है? मैं कहता हूँ, भाभी आप मेरा शर्ट क्यों उतारना चाहती हो? तब भाभी कहती, जब तक शर्ट नहीं उतारोगे मैं देख नहीं पाऊंगी। शर्ट उतारो ना, उतारो ना। तब तक भैया जो थे वो भी आ जाते हैं। कहते हैं, चलो भी, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, ये क्या तुमने शुरू कर दिया है? देखा कोई लड़की मिली? तुम्हारे कान बजते हैं, तुम सपने ज़्यादा देखती हो। अब भैया भाभी की अब कहासुनी हो चुकी थी। अब भाभी कहने लगी, आप जाओ यहाँ से, आपका यहाँ कोई काम नहीं है, जो काम है मैं खुद संभाल लूँगी, आप जाओ। भैया भी फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। तब भाभी कहती है, अशोक घबराओ मत, शर्माओ मत, अपना शर्ट उतार दो, मुझे कुछ देखना है। आखिरकार भाभी माँ के समान होती है। अब मैं अपना शर्ट, तब भी मैं थोड़ा शर्म महसूस कर रहा था। अब मैं धीरे धीरे शर्ट उतार देता हूँ। भाभी मेरे पीठ को पूरी अच्छी तरह से छानबीन करती हैं। कहती है, शर्ट पहन लो। मैं कहता हूँ, भाभी आपने क्या देखा? तब कहती है, शुक्र है कि वो चीज़ जो मुझे संदेह था वो चीज़ नहीं है। मैं कहता हूँ, भाभी क्या चीज़ आप देख रही थी? मैं एक तरह से कहूँ ना, इतना होने के बाद जब वो लड़की घर में नहीं मिलती, मैं भी घबरा गया था कि आखिर वो लड़की गई तो कहाँ गई, हवा में कैसे गायब हो गई। धीरे धीरे मुझे कुछ अलग लगने लगा था कि कहीं मैं कोई भूत प्रेत के जाल में तो नहीं फंस गया था। जब भाभी मेरा शर्ट उतारती है ना, तो मुझे अब ऐसा लगने लगता है कि भाभी कुछ तंत्र मंत्र जानती है क्या। जब मेरे पीठ पे वो निशान नहीं मिलता है, तब भाभी कहती है, शुक्र है कि जो मैं सोच रही थी ऐसा नहीं है, चलो राहत है। लेकिन
मेरा नाम लेके बोलती है, अशोक भैया वो गलती दोबारा मत करना। मैं कहने लगे, भाभी मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, उस लड़की की आंखों में ऐसा कुछ जादू था कि मैं उसके जादू में फंस जाता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तब कहती है, आज के बाद मैं इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ वो कौन है। अब उस टाइम तो बता नहीं पाई थी। अब मुझे कहती है, आप आराम से सो जाओ, और कोई भी ऐसा हलचल दिखाई देता है, उस लड़की की परछाई भी नजर आती है, तो मुझे आवाज़ दे देना। अब जो कुछ करना है मैं सुबह में करूँगी। सच कहूँ ना, मुझे रात भर नींद नहीं आई थी, मैं सो नहीं पाया था। जब सुबह में मेरी आँख, अब मैं टाइम को देख नहीं पाया था, लेकिन इतना अंदाज़ा होने लगा था कि शायद बहुत रात हो चुकी, अब शायद सुबह होने वाला है। अब मैं झपकी ले लेता हूँ। जैसे झपकी लेता हूँ ना, ऐसा ही मेरे सामने में आ जाती है। ऐसा लगता है कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ। वो मुझे आकर के धमकाने लगती है, तुमने सब कुछ बात अपनी भाभी को बता दिया, भाभी को बता दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जान से मार दूंगी। और वो मेरा गला घोटने लगती है, मेरी दम एकदम ऐसा होने लगता है कि सांस बंद हो गया है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ उसे पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन मैं छुड़ा नहीं पाता हूँ। आखिरकार ना जाने ऐसी कौन सी शक्ति थी जो मैं उसको धकेल पाता हूँ। तब मैं लंबी लंबी सांस लेता हूँ भाभी का और चिल्लाने लगता हूँ। दरवाज़ा मैं खुला छोड़ रखा था और भाभी को पता लग गया था। वो मेरी चिल्लाहट सुन पाई थी और दौड़ के आती है। तब तक मैं उठ के बैठ गया था पलंग पर, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। पूछती है, क्या वो आई थी? मैं कहने लगा, हाँ आई थी भाभी। मैं उसको देख कर डर गया था, मेरी तो आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। और मुझे मारने की कोशिश कर रही कि तूने अपनी भाभी को सब कुछ बता दिया, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाभी कहने लगी, आज के बाद में बस इसके लिए आखिरी रात है, इसके बाद हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। भाभी मुझे कुछ नहीं बताती है। कहती है, अब सुबह होने वाली है, थोड़ी देर में, चिंता मत करो, जैसे ही मैं सुबह हो जाएगा मैं पूजा पाठ करूँगी और सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था कि भाभी कोई तंत्र मंत्र का जानकार है। पूजा पाठ तो करते हुए मैं जरूर देखा था, लेकिन जब सुबह हो जाता है तब वो मंदिर घर में पूजा करती है, अनुष्ठान करती है। आप पूरा गंगा जल पूरे मेरे को दे देती है कि भैया पूरे घर में छिड़काव करो। इसके बाद खुद पूजा के थाली लेकर के अब उसका हर जगह में आरती जैसा करते हैं वैसा घुमाती है, छत तक जाती है, अब फिर लौट के आती है। मैं अभी भी, मैं कहूँ ना, रात की घटना से बहुत डरा हुआ था। तब भाभी और भैया, मैं कमरे के साथ में हम 3 लोग बैठे हुए थे। भाभी अब मुझे बता रही थी। अब मैं जानने के लिए, मैं एकदम जिज्ञासु इंसान था, मैं जानने के लिए बेचैन था कि आखिर ये सब चक्कर क्या है, आखिर ये लड़की कौन है। तब भाभी कहती है, अब तुम जानना चाहोगे ना कि तुम्हारे साथ में वो लड़की जो आ रही, प्रेम मोहब्बत कर रहे थे, आखिर वो कौन थी। मैं कहने लगा, हाँ भाभी मैं जानना चाहता हूँ। तब कहती है, वो सही बताई थी, वो इसी गली की है, आखिरी घर है उसका, उसी आखिरी घर की औलाद है। अब उसका जो मालिक है, पहला मालिक, उस घर को बेच के चला गया है। उस लड़की की इसी घर में मौत हुई थी। मैं तो एकदम सन्न रह गया था। मैं सच कहूँ ना, उस टाइम ऐसा शरीर में डर उत्पन्न हो चुका था, हाथ पैर कांपने लगा था जब भाभी पूरी उसकी दास्तान बताने लगती है। हमें तो डरा हुआ था। तब भाभी कहती है, वो हमारे घर में क्या, हर एक घर में वो जाती रहती है, हर एक घर में नज़ारा देखती रहती है। अब जिस घर में उसको कोई पसंद आ जाता है तो उसके साथ में ऐसा करने लगती है। लेकिन धीरे धीरे इस गली में सबको पता चल चुका था। अपने अपने घर को लोग सुरक्षित करने लगे थे, झाड़ फूंक से, तंत्र मंत्र से ऐसा कोई चीज़ लटका देते थे जिससे वो लड़की किसी घर में प्रवेश नहीं कर पाती थी। लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जब तक मैं यहाँ पर थी, उस लड़की की हिम्मत नहीं थी कि हमारे घर में आ जाए। शायद उसको अंदाज़ा लग चुका था कि मैं कुछ दिन के लिए गांव जा रही हूँ, और उस चीज़ का वो फ़ायदा उठाने की सोची। अगर मैं यहाँ पर होती ना, तो ये घटना जो तुम्हारे साथ में घटा है ना, कभी नहीं होता। वो हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती। मैं तो इतना डरा हुआ था, मैं तो भैया की तरफ देख रहा था। अब भैया जो
बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, अब उनकी भी बोलती बंद हो गई थी। भाभी एक एक रहस्य पर्दा हटा रही थी। हाँ, कह रही थी वो कुछ ही दिनों में तुम्हें जान से मार डालती, तुम सोते सोते ही मर जाते, तुम्हारी आत्मा को लेकर के और वो अब चली जाती। वही तो चाहती थी। हाँ, कई लोगों के साथ में ऐसा कर चुकी है, लेकिन वो लोग सारे सारे बच गए। सबको पता लग गया था तंत्र मंत्र के द्वारा अब उसकी शक्ति को हटा दिया जाता है। हमारे घर में अब उसको मौका मिल चुका था। अब उसको पता था कि इस घर में कोई तंत्र मंत्र है नहीं। हाँ, ना मैं कोई ऐसा कुछ अपने घर में ऐसा कुछ कर रखा था। घर खुला मिला, खुला दरबार मिला, कोई रोक टोक करने वाला था नहीं, ना कोई तंत्र मंत्र का यहाँ उस लड़की को डर था। मैं जब गांव गई वो फ़ायदा उठाने लगी। अच्छा हुआ कि मैं समय से पहले लौट आई। मेरे तो परिवार वाले कह रहे थे कि 2-4 दिन और रुक जाओ। अगर मैं रुक जाती ना तो शायद मैं जब आती ना तो तुम मरे हुए मिलते। भैया का तो चेहरा देखने लायक था, लेकिन उससे डरा हुआ चेहरा तो मेरा था। मेरा तो पूरा शरीर कांप के रह गया था। मतलब वो एक प्रेतात्मा लड़की थी, अब वो मौत का शिकार बन गई थी, ना जाने कैसे। भाभी तो बता नहीं पाई, ना उनको इस बारे में जानकारी था। बस जो जानकारी था वो सब कुछ हमारे सामने में रख दिया था। आज जो उन्होंने बताया मैं तो कांप के रह गया था। आखिरकार भाभी ने अब ऐसा कुछ प्रबंध कर दिया था, दरवाजे पर ऐसा लटका दिया था कि भाभी कहीं भी जाए तो हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती थी। लेकिन डर तो लगा रहता था। जब भाभी कहीं जाती थी ना तो मैं अकेले उस घर में रह नहीं पाता था। मैं दोस्तों के घर में चला जाता था, रात वहाँ गुजार लेता था। इतना मैं उस लड़की से डरने लगा था। हाँ, उसके बाद वो लड़की मुझे कभी मिली भी नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी अशोक जी की भेजी हुई अपनी आप बीती। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ घटना है, कोई अपने साथ में घटी हुई आप बीती है, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर। फिर हम मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, और साथ में लाइक वाले बटन को भी दबा दीजिएगा, और हाइप का बटन को बिल्कुल ऑन कर दीजिएगा। तो चलते हैं, कल नई घटना के साथ में फिर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।